Hello friends. Today in this class we will be discussing about oil spills and जिस तरीके से Kerala has been, let's say, facing a lot of incidents recently. There have been a lot of incidents that have happened in 2025 related to oil spills. तो हम इस वीडियो में ये देखना चाहेंगे कि केरला इतना ज्यादा वल्नरेबल क्यों है ऑयल स्पिल्स को लेकर, क्या क्या कारण रहते हैं ऑयल स्पिल्स की अगर हम बात करते हैं, और किस तरीके से केरला ने स्पेसिफिकली टारगेट किया है कि हम ऑयल स्पिल्स को कैसे कंटेन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने बात करी है ऑयल स्पिल कंटिजेंसी प्लान की. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, वी आर शील्डिंग द केरला कोस्ट फ्रॉम क्राइसिस रिस्पॉन्स टू कॉम्प्रिहेंसिव मरीन रेजिलियंस. अब यहां पे दो चीजें, एक है कि हमें पता चलता है कि ऑयल स्पिल का इंसिडेंट हुआ है. अगर ऑयल स्पिल का इंसिडेंट हुआ है तो उसके सामने हमारा एक रिएक्टिव एक्शन देखने को मिलता है. क्यों ना ऑयल स्पिल होने से पहले हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान हो जिसके अकॉर्डिंगली इफ इन द फ्यूचर, लेट्स से, पहले तो मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे ऑयल स्पिल्स को. अगर ऑयल स्पिल होता भी है तो किस तरीके से हमें रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, किस तरीके से हम उन एरियाज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और किस तरीके से उनकी मैपिंग कर सकते हैं, और किस तरीके से आने वाले टाइम में हम अपनी एक तरीके से वी कैन हैव अ डिजास्टर preparedness. So when we talk about this whole topic, the first of all, what has been the catalyst that has prompted the Kerala to have their own contingency plan? Now if we see over here, there have been two vessels that have witnessed this particular oil spills, that is MSC Elsa 3 and MV 1503. As you can see, जो भी इंसिडेंट हुए हैं ये मई 25 2025 को हुआ और ये जून 9 2025 को हुआ. दैट इज इमीडिएटली अगर हम बात करें 15 दिन के अंदर अंदर इंसिडेंट देखने को मिले हैं. It sank with 640 containers, 13 hazardous cargo, 12 calcium carbide that led to massive nodal beaching across the southern coast. और यहां पे secondary shipwreck occurring just 15 days later, confirming a pattern of critical maritime risk. इसी के साथ इमीडिएट एक्शन देखने को मिला, दैट वाज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल बेंच ने इसका खुद से सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और इमीडिएट रेमेडियल फ्रेमवर्क फ्रॉम दी केरला स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब यहां पे ऐसा कोई डिजास्टर हुआ है तो एनजीटी यहां पे इंटरवीन कर सकता है, क्योंकि ये कोस्टल रेगुलेशन जोन के रिलेटेड है और जितने भी कोस्टल रेगुलेशन जोन के रूल्स होते हैं दे आर नोटिफाइड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. दैट इज अ मैंडेट अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राइट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम किसकी बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एनजीटी, लेट्स से, सो एनजीटी के पास पावर है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और जो कोस्टल रेगुलेशन जोन के रूल्स हैं दे आर नोटिफाइड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. और इसी के अंडर बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट आ जाता है कि अभी फिलहाल की घड़ी में जो केरला में ऑयल स्पिल्स देखने को मिले हैं, वैसे तो इंडिया में काफी जगह देखने को मिलते हैं. यूपीएससी ने एक बार सवाल भी बनाया है कि इंडिया में इतने ज्यादा ऑयल स्पिल के इंसिडेंट्स कहां देखने को मिलते हैं, क्यों देखने को मिलते हैं और इसका बेसिक रीजन क्या है. ओके. Now the next important thing that we have to understand is we need to understand that why there has been a systematic vulnerability, right? What is the systemic vulnerability? So as you can see over here, अगर हम केरला की कोस्ट लाइन की बात करते हैं तो 590 किलोमीटर की केरला की कोस्ट लाइन है. इफ आई कैन मेंशन इट ओवर हियर, केरला हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ 590 किलोमीटर और इसके जो 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं दे आर हाई रिस्क ऑयल स्पिल जोन. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट इन कंटेक्स्ट ऑफ केरला हैविंग इट्स लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 590 किलोमीटर, इट्स 9 आउट ऑफ 14 डिस्ट्रिक्ट्स आर वेरी मच ऑयल स्पिल जोन्स की तरफ से काफी ज्यादा हाई रिस्क में. अगर हम इसकी बात करते हैं कि ऑयल स्पिल कंटिजेंसी प्लान की, इसकी पहली बातचीत स्टार्ट हो गई थी 2016 में, बट उसमें काफी ज्यादा बॉटलनेक्स थे, कुछ टेक्निकल और फाइनेंशियल थे. बट फिलहाल की घड़ी में जो एनजीटी ने एक्सेलरेट किया है इंटरवेंशन लाकर, उससे उन्होंने बेंगलोर बेस्ड फर्म को बोला है कि आप फाइनलाइज कीजिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑयल स्पिल कंटिजेंसी प्लान. तो हमें चीज समझ में आती है कि क्या रीजन रहा है, क्या इंसिडेंट्स हुए हैं और इसके रिलेटेड क्यों केरला में कोशिश की गई है. और फिलहाल की घड़ी में अगर हम बात करते हैं ये जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं इन्होंने किस तरीके का काम किया है, इन्होंने एक तरीके से कैटलिस्ट का काम किया है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. Now, as you can see over here, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिफाई करना कि केरला में कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे हमें ऑयल स्पिल के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं. तो जो कंटिजेंसी प्लान होगा वो किन एरियाज को केटर करेगा. तो अब यहां पे देख सकते हैं हमने दो एरियाज में डिवाइड किया है. एक तो ऑफशोर है, अवे फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी. एज यू कैन सी दैट विल बी कवरिंग 12 नॉटिकल माइल्स, दैट इज रफली अराउंड 24 किलोमीटर ऑफशोर. एंड द अनदर वन दैट यू कैन सी इट इज द इनलैंड सिस्टम, दैट इज 40 किलोमीटर इनलैंड और अंटिल द टाइडल इफेक्ट इज एविडेंट. तो ये दो बेसिक एरियाज है जहां पे हमें ऑयल स्पिल की वजह से हमें इंपैक्ट देखने को मिलता है और इनको हमें केटर करने की जरूरत है. इट एड्रेसेस रिस्क फ्रॉम बोथ इंटरनेशनल ट्रांजिट रूट्स एंड लोकलाइज्ड वेसल इंसिडेंट्स एट द स्टेट
पोर्ट्स। अब यहां पे सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहां पे समझ में आती है कि ऑयल स्पिल एक तो इंटरनेशनल रूट्स की वजह से भी देखने को मिलते हैं और जो लोकल ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन होती है उनकी वजह से भी, या जो लोकल आपका कार्गो का ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है वहां से भी हमें ऑयल स्पिल के इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज आर्किटेक्चरल एनाटॉमी ऑफ द ऑयल स्पिल कंटीजेंसी प्लान। अब इस कंटीजेंसी प्लान के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी? सबसे पहले है मैपिंग एंड इंडेक्सिंग। दैट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उसमें? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एनवायरमेंटल सेंसिटिव इंडेक्स एंड कोस्टल वल्नरेबिलिटी मैपिंग। देखो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब आप किसी एरिया में कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम रन करने वाले हो, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि हम किस एरिया के अंदर अपने प्लान को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उससे सबसे पहले हमें मैपिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है मैपिंग करना। दूसरा है टेक्टिकल प्लानिंग, फिर गाइडलाइंस होनी चाहिए शिप बोर्ड के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए और टेक्टिकल बूमिंग रिस्पॉन्स के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है शोरलाइन एग्जीक्यूशन, administrative action, physical cleanup operations and risk mitigation priorities, and the last one is crisis management, that where you have to define a chain of command, emergency response plans and interdepartmental duties। तो यहां पे पूरा एक 4 tier framework है। पहले आप आइडेंटिफाई कर रहे हो एरियाज को, फिर प्लानिंग कर रहे हो कि क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए अगर हमें इस तरीके के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। थर्ड है कि फिर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है कि क्लीन अप कैसे होगा, और फिर फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट यू नीड टू हैव अ डिफाइंड चेन ऑफ कमांड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपस में सिनर्जी ना हो और किसी को यही ना पता हो कि किसका क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वहां पे अगर एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड होगी तो उसके अकॉर्डिंगली काम किया जा सकता है। नेक्स्ट, नाउ हाउ वी कैन एस्टैब्लिश द एनवायरमेंटल सेंसिटिव इंडेक्स। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, किस तरीके से हम एरियाज को मैप करेंगे कि हमें पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर रीजन है जहां पे हमें कंटीजेंसी प्लान चाहिए। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए एनवायरमेंटली वल्नरेबल कोस्टल एरियाज कौन से हैं। दैट इज मैपिंग ऑफ डेलिकेट शोरलाइन मरीन इकोसिस्टम। सेकंड इज प्रोटेक्शन प्रायोरिटीज, exact zones where economic maritime activity directly threatens sensitive ecology, dictating primary defensive resource deployment, right? ये चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि कहां पे हमारा कार्गो की मूवमेंट है, कहां पे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो डायरेक्ट इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को थ्रेटन कर रही है, वहां पे हमें इसको रेडीनेस इंडेक्स को कंसंट्रेट करना है। और थर्ड है हमारे मैरीटाइम कॉरिडोर्स कौन से हैं, एरियाज इन्वॉल्विंग हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन ऑफ फिशिंग बोट्स एंड कमर्शियल शिप्स। तो ये एक एस्पेक्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम किसकी बात करते हैं, एनवायरमेंटल सेंसिटिव इंडेक्स की। When we talk about tactical response, you need to have a source control, that is shipboard pollution emergency plans. You need to have tactical oil spill booming plans. You need to have wildlife response plans, and you need to have site response plans. तो हम एक हर एक चीज को बराबर लेके चल रहे हैं। यहां पे साइट की भी बात कर रहे हैं, टेक्टिकल ऑयल स्पिल की भी बात कर रहे हैं, शिपबोर्ड पोल्यूशन की भी बात कर रहे हैं, और हम वाइल्ड लाइफ की भी बात करते हैं। देखिए, जब हमारा कोई ऑयल स्पिल का इंसिडेंट देखने को मिलता है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर आता है, इक्वेटिक इकोसिस्टम और इकोलॉजी के ऊपर देखने को मिलता है। बहुत सारे हमें मरीन ऑर्गेनिजम्स की डेथ देखने को मिलती है। तो उस चीज से बचाए रखने के लिए हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ऑयल स्पिल होगा तो ऑयल बड़ा लाइटर होता है पानी से और वो ऊपर फ्लोट करता है। अगर वो फ्लोट करेगा तो सनलाइट ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से नीचे वाले स्पीशीज को सफोकेशन भी होगी और उनका सर्वाइवल रेट भी बहुत कम हो जाएगा, कंसिडरिंग डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पानी के अंदर बहुत कम हो जाएगी। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑयल स्पिल के इंसिडेंट्स को जल्द से जल्द करेक्ट किया जा सके। तो ये एक पर्टिकुलर क्लास थी, हमारी एक वीडियो थी जिसमें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से केरला ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जैसे हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, ऑयल स्पिल के केसेस बढ़ रहे हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट केरला स्टार्टिंग इट्स ओन contingency plan related to what? That is oil spill. Thank you so much.